राधे राधे दोस्तों। ये उस समय की बात है जब लोग अपने आने जाने के लिए घोड़ों का प्रयोग करते थे, बैलों का प्रयोग करते थे, बैलगाड़ियाँ चला करती थीं, रथ चला करते थे और तांगे चला करते थे। आज जैसे संसाधन आने जाने के लिए नहीं होते थे। किसी गांव में माँ बेटे रहते थे। बेटे का नाम बिरजू था। बिरजू जब 10 साल का ही था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और बिरजू के सर से उसके पिता का साया उठ गया था। बिरजू एक तरह से माँ के सहारे ही रह गया। यूं तो माँ उसको बहुत अच्छी शिक्षाएं देती थी, परंतु पिता तो पिता होता है। पिता का साया तो एक अलग ही रक्षा कवच होता है। पिता का साया न होने के कारण बिरजू की पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं हो पाई, ना ही उसे कुछ अच्छे संस्कार मिल पाए। और बिरजू ने जैसे जैसे बड़ा होता गया, ठगी में अपना पैर जमाता चला गया, लोगों को ठगने का काम करने लगा। उसी गांव में नहीं, वो लोगों को दूर दूर के गांव में भी ठगने लगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जिसको बिरजू ने ठगा ना हो। अब तो हाल ये था कि गांव का कोई भी व्यक्ति बिरजू से बात करना ही पसंद नहीं करता था। आने जाने और व्यवहार रखने की बात तो अलग, उसके पास ही कोई नहीं आता था। सोचते थे हम किसी भी तरह से इसके पास गए तो चंगुल में फंस जाएंगे, इसलिए बिरजू से हर व्यक्ति दूर ही रहता था। अब बिरजू सोचने लगा कि आगे का जीवन यापन करने के लिए लोग जो हैं मुझे अपने पास तक नहीं बैठने देते, मैं ठगूं कैसे। माँ भी कहने लगी, बिरजू तू बेटा ये ठग का काम कर करके इतना बदनाम हो चुका है कि अब तुझे कोई अपने पास भी बैठने नहीं देता। देख तेरे साथ के सारे जो लड़के थे उनके सबके शादियां हो गई, सबके बच्चे हो गए, और तुझ जैसे को कौन अपनी लड़की देगा। तू तो इतना बदनाम हो चुका है, तेरी तो शादी भी नहीं होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं मैं बिना पोते का मुंह देखे मर न जाऊं। मैं चाहती हूं कि मरने से पहले तेरा घर द्वार बस जाए, पर एक तू है कि तू अपनी छवि लोगों में सुधारता ही नहीं। कौन देगा तेरे को अपनी अपनी बेटी। बिरजू बोला, माँ तू चिंता मत कर, तेरी बहुत लंबी उम्र होगी, तू सब कुछ वो देखेगी जो तू देखना चाहती है। तेरी बहू भी आएगी, तेरे नाती पोते भी होंगे, तू उन्हें बड़ा होते भी देखेगी। और ऐसा बड़ी बड़ी बातें करके वो अपनी माँ को समझाने लगा। बिरजू ने अपनी माँ से कहा कि देखो इस गांव में तो सब लोग मुझे पहचान गए हैं, पर चलो मैं बाहर कहीं जा करके अपनी किस्मत आजमाता हूँ। और ये कह करके बिरजू अपने गांव से कहीं अन्य गांव के लिए चला गया। जहां जहां उसे लगता था कि यहाँ यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी, तो वहां नहीं गया। कहीं ऐसे अनजान गांव में गया जहां पर उसे लोग जानते नहीं थे, उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। अब उस गांव में जिसमें गया था उसका नाम था कोल्हापुर। कोल्हापुर गांव में जब गया वो, तो उसने देखा कि एक आदमी अपने खेतों में काम कर रहा था और पसीने से तरबतर होने के कारण, थकान होने के कारण वो अपनी खेत की मेड़ पर बैठा हुआ सुस्ता रहा था। बिरजू ने जाके उसको प्रणाम किया, नमस्कार किया। अब आगंतुक को देख करके वो व्यक्ति बोला, भाई कहाँ से आए हो, लगता है बड़ी दूर से आए हो। हाँ ताऊ, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। और बताओ ताऊ, आपके क्या हाल चाल है, लगता है बहुत थक गए हो काम करते करते। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने खेत में काम कर रहा था
और सुस्ताने के लिए बैठा हुआ था। कहने लगा, हाँ मैं थक गया हूँ इसलिए थोड़ा आराम कर रहा हूँ। और बताओ बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तो बिरजू कहने लगा, मेरा नाम है जमाई राजा। अब वो बुढ़े को लगा, कैसा नाम है जमाई राजा? बेटा नाम तो तुम्हारा बड़ा अटपटा सा है, जमाई राजा। अच्छा, तो क्या करते हो? कि बस ऐसे ही करता हूँ, थोड़ा बहुत व्यापार कर लेता हूँ, खेती बाड़ी कर लेता हूँ। ऐसे ही बातें हो रही थी। उसी समय उस बुजुर्ग की बहू जो है अपने ससुर के लिए खाना लेकर के आई और वहाँ ससुर को खाना देने लगी। तो ससुर ने उसे खाना ले लिया और बहू को थोड़ा दूर पर जाकर के बैठने के लिए इशारा कर दिया। और उस बुजुर्ग ने उस बिरजू से कहा, जमाई राजा भोजन कर लो, तुम भी तो कहीं दूर से आए हो, मैं भोजन कर रहा हूँ, आप भी भोजन करो। जमाई राजा भी भूखे थे, यानी कि बिरजू भूखा ही था, तो वो उसने भोजन कर लिया। भोजन करने बैठ गया। बहू दूर बैठी देख रही थी, उसके कानों में पता पड़ा, आवाज आई कि ये जमाई राजा हैं। उसको लगा जमाई राजा आए हैं। अब इतनी देर में ही कोई व्यक्ति आया उसके बुजुर्ग व्यक्ति के पास में और एक चिट्ठी देने लगा। कहने लगा, अभी अभी तुम्हारे ससुराल से आपके लिए संदेशा आया है। बुजुर्ग व्यक्ति ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि जैसे ही बैठे हो वैसे ही तुरंत चले आओ, बहुत ज़रूरी काम है। यदि आप वहाँ खाना खा रहे हो तो पानी यहाँ पिए, इतना जल्दी चले आना, कुछ भी देर मत करना। अब उसने जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति ने वो संदेशा पढ़ा तो तुरंत उठ करके चल दिया, क्योंकि ससुराल से बड़े ही जरूरी खत आया था, बड़ा बड़ा ही जरूरी संदेशा था। इसलिए उसने सोचा कि न जाने क्या बात हो गई है, और बिना किसी से कुछ कहे वो ऐसे ही चल दिया। इधर में बहू को लगा कि जमाई राजा आए हैं और बहुत दिनों बाद आए हैं, तो इनको घर ले चला जाए, क्योंकि उनकी जो ननद थी उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। 10 साल की थी वो तभी शादी हो गई थी, और उस समय से लेकर के आज तक जमाई राजा उसकी ननद को विदा कराने नहीं आए थे। लगभग 12 साल हो गए थे, तो किसी ने देखा भी नहीं था कि जमाई राजा हैं कौन, क्योंकि जिस समय शादी हुई थी तब तक तो वो बिल्कुल बच्चे ही थे दोनों। किसी को नहीं पता था कि जमाई राजा कहाँ से आए हैं, क्या है। बस उन्होंने तो ससुर से यही सुना था कि जमाई राजा आए हैं, जमाई राजा को खाना खिलाया। वो मन ही मन सोचने लगी, ओहो इसीलिए मेरे जमाई राजा, मेरे नंदोई इसीलिए कभी नहीं आते, क्योंकि ये अच्छी तरह से उनकी आव भगत नहीं करते। देखो मेरे ससुर को, जो खाना मैं लाई थी वही खिला दिया। ये नहीं कि घर भेजते, अच्छा सा खाना बनाते, अच्छी सी आव भगत करते। आखिरकार जमाई राजा हैं। और उस बहू ने ये सोच करके कि ये जमाई राजा हैं, उस बिरजू को अपने घर ले जाने के लिए कहा कि जमाई राजा चलिए, आप बहुत दिनों में आए हैं, आप आए हैं तो घर मिल करके जाइए, सास से मिलिए, अपनी पत्नी से मिलिए। बहुत दिनों बाद आए आप, 12 साल बाद अब आए हैं। अब बिरजू को लगा कि कोई बात है, वो समझने लगा, वो ध्यान देने लगा कि क्या बात है, कोई रहस्य तो है। अब जब आया तो उसको बातों बातों में उसने ये पता कर लिया कि उसकी नंद की शादी आज से 12 साल पहले हुई थी, और उस समय से लेकर के आज तक उसका आदमी उसको लेने नहीं आया था। और आज ये लोग जो हैं उसे ही जमाई राजा समझ रहे हैं। वो तो मन बड़ा खुश हुआ और अपनी योजना बनाने लगा। अब घर में आ गया, बहू वहीं से चिल्लाती आई, सासू देखो, सासू माँ देखो, आज कौन आए हैं, जमाई राजा आए हैं। सासू ने कहा, जमाई राजा आए हैं, अरे आओ आओ आओ, क्योंकि सासू भी ये पहचान नहीं पाई, क्योंकि कहाँ 15-12 साल पहले की बात, और जब बच्चे थे, और अब तो वो बड़ा हो गया। तो उसने भी सोचा कि जमाई राजा ही होंगे। उसने कुछ पूछा ना, सोचा ना समझा, उनको बुलाया।
अंदर बिठाया बड़े आव भगत से। अब वो बड़ा नाराज़ होने लगा, दिखावटी गुस्सा दिखाने लगा कि आप लोग जो है ना, अपने दामाद की, अपने जमाई की आव भगत करना नहीं जानते। मुझे कैसा भोजन खिला दिया वहाँ पर। ये भी नहीं हुआ कि मैं इतने सालों बाद आया हूँ तो अच्छा सा भोजन भिजवाते, अच्छी तरह से मेरी आव भगत करते। सासू जी ने कहा कि जमाई राजा, आज तो हमें माफ़ कर दो, हमें पता नहीं था। अब हम आपको अच्छा भोजन देंगे, आपकी अच्छी स्वागत करेंगे, अच्छी तरह से सादा सत्कार करेंगे। और बहू ने यह भी बता दिया अपनी सास को कि ससुर जी जो हैं अपनी ससुराल चले गए हैं, कल ही आएंगे वापस, क्योंकि ससुराल से कोई संदेश आया था ज़रूरी, उनको जरूर ही तुरंत ही बुलाया था, इसलिए बिना कुछ कहे वो आप अपनी ससुराल चले गए हैं। सास ने कहा अच्छा ठीक है, कल कल आ जाएंगे, कोई बात नहीं, पर तू तो जमाई राजा को बुला लाई है, ये बड़ी अच्छी बात हुई। बहुत अच्छे से सास ने उसको खाना पीना खिलाया और कहने और उसकी आवभगत की बड़े अच्छे से, लेकिन डरते डरते सबकी कहीं कुछ गलती ना हो जाए। तो जमाई राजा जो कि बिरजू था कहने लगा कि देखो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं कामकाजी आदमी हूँ, अपनी बेटी को मुझे मेरे साथ सुबह जल्दी ही विदा कर देना। मुझे अंधेरे अंधेरे ही यहाँ से निकलना है, और जो कुछ भी देना है करना है वो अभी रात ही में कर देना इंतजाम, क्योंकि मुझे तो बहुत सुबह जल्दी जल्दी निकलना है, सुबह 4 बजे से पहले पहले निकलना है, जिससे कि मेरा जो काम धंधा चल रहा है मैं अपने काम धंधे को संभाल सकूं। बड़े ही मुश्किल से समय निकाल पाया हूँ यहाँ आने के लिए, तो इसलिए तुम अपनी बेटी को जल्दी से विदा कर देना। सास बोली इतनी जल्दी कैसे? अब जो बहू थी वो कहने लगी, अरे माँ जी क्यों चिंता करती हो, बड़ी मुश्किल से तो ये समय आया है कि जमाई राजा आए हैं, कर दो विदा, हमारे पास कौन सी कमी है। कुछ कपड़े वपड़े की बात है तो मेरे पास कुछ अच्छे कपड़े रखे हैं, नए कपड़े रखे हैं, कुछ आपके पास हों तो उनको दे देंगे, कुछ मेरे गहने हैं, कुछ आपके पास गहने हैं, उनको दे देंगे, और जो जरूरी सामान है वो दे देंगे, घर में से विदा कर देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अब की बार यदि जमाई राजा गए न ले जा पाए तो फिर कहीं हमारी नंद जो है हमेशा हमेशा के लिए यहीं न रह जाए, तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। न भाभियाँ तो कब चाहती हैं कि नंद घर में रहे, वो तो चाहती हैं कि नंद का तो जल्दी से जल्दी पत्ता साफ हो। नंद ने तो भाभियों को कहाँ अच्छी लगी। ये उस समय की बात है जब नंद भाभियों की पटती नहीं थी, तो वो तो सास को कहने लगी कि नहीं, भेज दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा से नहीं आएगा। सास ने तो कहा कि देख तेरे ससुर नहीं है, मैं ऐसे कैसे भेज दूँ, वो कल आ जाएंगे ना, उनको तो पता है ना कि जमाई राजा आए हैं, उन्होंने तो खुद ही खाना खिलाया, तो उनकी चिंता क्यों करती हैं, आप इनको भेज दीजिए, उनको मालूम है कल को आकर के बात हो जाएगी। वो भी होते तो वो भी यही सोचते कि इनको विदा कर दिया जाए। अब उसने सास को अपने तरह से मना लिया, इधर जमाई राजा भी अपनी तरह से मना रहे थे, अपनी तरह से दबाव बना रहे थे सास पर। तो सास ने कहा कि भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल 2-4 दिन बाद क्या भेजें, आज ही जैसे जमाई राजा कह रहे हैं, क्योंकि पहले की सासें डरा बहुत करती थी जमाइयों से, कहीं कोई नाराज न हो जाए, कहीं लड़की के लिए कोई परेशानी न बन जाए। और जिसमें तो वो तो आया था 12 साल बाद, शादी के बाद 12 साल बाद आया था, तो उसने सोचा कि अब की बार नाराज हुए तो फिर तो मेरी लड़की का जीवन जो है मायके में ही गुजरेगा। तो इसलिए उसने कहा कि ठीक है, मैं जल्दी से आप सुबह ही विदा कर दूंगी, और जितना भी सामान उसको देना था घर में जो कुछ भी था सब कुछ रात रात को ही तैयार करके रख दिया, और सुबह 4 बजे लड़की को तैयार कर दिया। लड़की ने भी जब देखा, क्योंकि एकदम से जिस समय शादी हुई थी तब तो वो बच्चे थे, अब जब देखा उसने बिरजू को, तो वो तो जवान, खूबसूरत, लंबा चौड़ा, और बड़ी खुश हुई कि मेरा पति इतना सुंदर है। तो वो तो मन ही मन खुश हो रही थी, वो भी जल्दी से तैयार हो गई कि यहाँ तो भाभी के ताने ही सुनने को मिलते हैं कि तुझे लेने नहीं आया, तू ऐसी है, तुझे कोई नहीं पूछ रहा, तू तो ऐसे ही रह गई, तेरा आदमी तुझे चाहता नहीं। दुनिया भर की बातें भाभियाँ अपनी नंदों को सुनाती हैं, सुनाती ही थी। तो उसने कहा कि भाभी से भी छुटकारा मिलेगा और अपने घर में भी जाने को मिलेगा, 12 साल बाद मेरा पति मुझे लेने आया, तो वो भी खुश। और खुशी खुशी सास ने अपनी बेटी को तैयार कर दिया, बेटी तैयार हो गई। जाते समय
बिरजू ने कहा कि माताजी आपने इतना सारा सामान दिया है, इसको लेके कैसे जाऊंगा? तो जो ये आपकी घोड़ी बंधी हुई है, इसको दे दो, इस पर मैं लाद ले जाऊंगा, क्योंकि बहुत दूर है तो मैं कैसे लेके जाऊंगा? तो सामान लादने के लिए तो घोड़ी दे दीजिए, मैं किसी के हाथ फिर भिजवा दूंगा वहां से। सास ने भी कहा कि हाँ, बात तो सही है, कैसे लेके जाएंगे? तो घोड़ी ले जाओ। और जो घोड़ी बंधी हुई थी उसको बिरजू के साथ कर दिया। बिरजू उस पर सामान लाद करके और अपनी पत्नी को लेकर के, पत्नी क्या, उस बेटी को लेकर के अपने घर चल दिया। रास्ते में एक उसे, जब जा रहा था तो रास्ते में उसे एक गाड़ी वाला मिला, जो कि अपनी गाड़ी को रोक के खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे पेट में भारीपन महसूस हो रहा था, वो हल्का होना चाहता था। और ये देख रहा था कि कोई आए तो मेरी गाड़ी के पास खड़ा हो जाए और मैं तब तक अपने आप को हल्का कर पाऊं। जैसे ही उसने बिरजू और उसकी पत्नी को और घोड़ी के साथ सामान के साथ में देखा, तो उसने कहा, भाई थोड़ी देर रुक जाओ, यहाँ पर खड़े हो जाओ मेरी गाड़ी के पास में, अब मैं थोड़ा हल्का हो लूँ, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस समय। बिरजू ने कहा कि हाँ ठीक है, वैसे तो मैं जा रहा था, पर तुम जल्दी से आना। और उसने भी विश्वास कर लिया कि भाई पत्नी है साथ में, इतना सामान है तो भला ही आदमी होगा, खराब आदमी थोड़ी होगा। तो उसने कहा तुम मेरी गाड़ी का थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं थोड़ा अभी हल्का होके आता हूँ। और वो जैसे ही खेत में गया और बिरजू ने आप देखा न ताप अपनी घोड़ी गाड़ी के पीछे बांधी और गाड़ी लेकर के पत्नी को बिठा करके फुर्र हो लिया वो तो। अब गाड़ी वाले ने देखा कि ये तो मेरी गाड़ी लिए भागा जा रहा है। अब वो क्या करे, किसी तरह से जल्दी से अपने आप को समेट समाट के पीछे भागा, लेकिन कहाँ पैदल और कहाँ गाड़ी से। अब वो तो गाड़ी लेकर के भाग आया। अब अपने घर आ गया पत्नी को लेके, दरवाजा खटखटाया, माँ से कहा, माँ देख कौन आया? माँ ने कहा, कौन आया बेटा? देख तेरी बहू लेके आया हूँ। अब उसने कहा, बहू लेके आया है? और इतनी सुंदर बहू लेके आया है, दहेज भी लेके आया है? बड़ी खुश हुई, घोड़ी भी लेके आया है। माँ बहुत खुश हुई। इधर क्या हुआ कि जब ससुर आया, यानी कि वो बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर आया, तो उसने आकर के देखा कि उसकी घोड़ी नहीं है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, सुनो घोड़ी कहाँ गई? घोड़ी नहीं बंधी है यहाँ पर। तो सास बोली कि अरे जमाई राजा आए थे ना, वो लेके गए हैं। तुम भी क्या, तुमको भी ना लड़ना तो मुझको चाहिए। तुमने कल जमाई राजा आए और तुमने ये भी नहीं सोचा कि इतने सालों बाद आए हैं, उनको अच्छा सा खाना खिलाएं, उनकी आव भगत करें। और वहीं से वहीं आप वहाँ से चले गए, और वो तो बहू पहुँच गई वहाँ से खेत पर और उनको ले आई। वरना तो जमाई राजा तो घर पर भी ना आ पाते और ज़्यादा नाराज हो जाते। 12 साल बाद तो अब आए कि कौन जमाई राजा, कैसे जमाई राजा? अरे कल आए थे ना तुम्हारे पास में, वो जब बहू खाना लेके गई थी तो बहू, तुम तो चले गए मेरे मायके, लेकिन बहू को पता थी कि जमाई राजा है। आप कह रहे थे ना कि जमाई राजा आए हैं, जमाई राजा खाना खा लो। तो बहू लेके आ गई घर पर, और वो तो बेटी को विदा करा के लेके गए। भाई वो 12 साल बाद आए थे, उनको बहुत जल्दी थी, बहुत सारा काम छोड़ के आए थे, अपना व्यापार छोड़ के आए थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी से बेटी को विदा कर दो। मैंने तो सोचा भी कि आपके आने के बाद मैं विदा करूंगी, पर वो कहने लगे मेरा काम बहुत ज़्यादा फैला पड़ा है, मैं आज रुक नहीं सकता हूँ, सुबह सुबह ही मुझे विदा कर दो, जिससे कि मैं टाइम पर अपने घर पर पहुँच सकूँ और अपना जो महत्वपूर्ण कार्य है उसे निपटा सकूँ। तो मैंने तो लड़की को विदा कर दिया और सामान दिया मैंने, तो उसके साथ में घोड़ी भी दे दी, क्योंकि सामान कैसे लेके जाते। अब बुढ़े ने सिर पीट लिया, अरे भाई वो कैसा जमाई राजा, उसका तो नाम जमाई राजा था, वो कोई जमाई नहीं था। अब सास कहे कि मेरी तो लड़की पता नहीं किसके साथ चली गई, मैंने तो न जाने किसके साथ, किस अजनबी के साथ मैं अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब दोनों बड़े दुखी, बुढ़े बुढ़िया दोनों ने कहा अब क्या किया जाए, कि क्या किया किया जाए, किसी न अनजान आदमी के साथ हमने अपनी बेटी विदा कर दी है, चलो थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं। अब दोनों जो है थाने में आ गए। थानेदार से कहने लगे, महाराज हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए, क्या हुआ? जमाई राजा हमारी बेटी को ले गया। थानेदार बोला,
अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जमाई राजा ही तो बेटी को लेके जाएगा ना, और कोई थोड़ी लेके गया है। कैसे आदमी हो? जमाई राजा ले गया बेटी को तो उसकी रिपोर्ट कराने आए हो? कौन लेके गया तुम्हारी बेटी को? जमाई राजा लेके गए। जमाई राजा आए थे और वो हमारी बेटी को ले गए। अरे क्या मूर्ख हो, जमाई राजा नहीं ले जाएगा तो और कौन ले जाएगा? अब वो मतलब ना उसको डांटने लगे, ये कैसे मूर्ख हो, जमाई राजा ही तो बेटी को लेके जाएगा, क्या रिपोर्ट लिखाने आए हो? जिसकी पत्नी थी वो अपनी पत्नी को ले गया, उसके खिलाफ क्या रिपोर्ट लिखनी है? इतनी देर में गाड़ी वाहन क्योंकि गाड़ी वाहन का, हाँ गाड़ी वाहन का जो जब आया था तो उसने गाड़ी वाहन को अपना नाम गाड़ी वाहन बताया था। उस जो गाड़ी वाला व्यक्ति था उसको अपना नाम गाड़ी वाहन बताया था कि मैं गाड़ी वाहन हूँ। उसने जब पूछा कि तुम कौन हो तो उसने अपना नाम गाड़ी वाहन बताया था। अब वो गाड़ी वाहन जो था, जो अपने आप को हल्का करने के लिए खेत में गया था और जिसकी गाड़ी को लेकर के बिरजू भाग आया था, वो भी सोचने लगा कि भाई अब ये पकड़ में तो आया नहीं, अब क्या किया जाए? तो ये किया जाए कि हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए उस व्यक्ति के खिलाफ। अब वो भी वहां पर पहुंचा हुआ था। उधर में तो जमाई राजा के खिलाफ वो बुजुर्ग दोनों दंपति पहुंचे हुए थे, इधर में ये गाड़ी वाला व्यक्ति पहुंच गया। कहने लगा महाराज मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ। क्या हुआ? मैं गाड़ी वाहन जो है गाड़ी ले गया मेरी। अब थानेदार बोला गाड़ी वाहन ही तो गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी वाहन ही तो गाड़ी को लेके जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है? ले गया तो गाड़ी वाहन ही तो ले गया है ना। हाँ गाड़ी वाहन ही लेके गया है। अरे तो क्या मूर्ख व्यक्ति मिले हैं, वो कह रहा है कि जमाई राजा बिटिया को ले गया और तुम कह रहे हो कि गाड़ी वाहन गाड़ी को ले गया। भाई जमाई राजा तो बेटी को विदा करा के ही ले जाएगा, और कोई थोड़ी ले जाएगा, और गाड़ी वाहन ही तो गाड़ी को लेके जाएगा और कोई थोड़ी लेके जाएगा। क्या मूर्ख व्यक्तियों से आज पाला पड़ गया? कैसे किसका मुंह देख लिया मैंने, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं अपनी शिकायत लिखवाने के लिए। भागो यहाँ से, नहीं तो तुमको बंद कर दूंगा उल्टी सीधी शिकायत लिखवाने के आरोप में। अब दोनों को डांट करके वहां से भगा दिया। इधर में बिरजू अपनी पत्नी को लेकर के माँ के पास पहुंचा तो माँ ने बड़ी ही खुश हुई और कहने लगी कि ये तो अच्छी बात है। वहां जाकर के फिर बाद में उसकी पत्नी को पता पड़ा कि ये मेरा वो पति तो नहीं है, लेकिन है तो बहुत सुंदर। जो भी है, 12 साल से मेरे पति ने मेरी सुध ही नहीं ली, कोई तो मिल गया मुझे, चलो यही इसी को मैं अपना पति मान लेती हूँ। शादी हुई किसके साथ हुई किसके नहीं साथ नहीं हुई, उस समय तो मेरा बचपन था। और गांव वालों ने मिल करके बिरजू की और उस लड़की की शादी करा दी और खुशी से रहने लगे। इस प्रकार से मेरी कहानी का अंत यही होता है। बिरजू महाराज ने अब की बार बड़ा लंबा हाथ मारा और अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया कि आज के बाद में वो कभी भी ठगी नहीं करेगा, मेहनत से काम करेगा, और जो पैसा मिला है, जो जेवर, जो सोना चांदी जो कुछ भी मिला है, उससे कोई नया व्यापार करेगा और कभी भी इस तरह से ठगी न करके अपनी मेहनत से कमा करके अपनी पत्नी को भोजन कराएगा, उसका जीवन निर्वाह करेगा। और दोनों पति पत्नी बड़े ही प्रसन्नता के साथ एक दूसरे के साथ में रहने लगे। बिरजू का घर बस गया, उसकी ठगी छूट गई, बिरजू की माँ को सुंदर बहू मिल गई और समय आने पर पोता भी मिल गया। तो मेरी कहानी का ये सुखांत यही होता है। और यदि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई है जमाई राजा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।